हेलो क्लास 9th, आपका स्वागत है आज के लेक्चर में, यानी कि लेसन नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीट करने जा रहे हैं। प्लांट किंगडम हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने एल्गी पढ़ ली थी, ब्रायोफाइट्स पढ़ लिया था, टेरिडोफाइट्स पढ़ लिया था, जिम्नोस्पर्म पढ़ लिया था और एंजियोस्पर्म पढ़ लिया था। तो एंजियोस्पर्म में हम लोगों ने पढ़ तो लिया था, लेकिन एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं। एक होते हैं डाइकॉट और दूसरे होते हैं मोनोकॉट। तो क्या होता है डाइकॉट और मोनोकॉट, चलिए देख लेते हैं। डाइकॉट को हिंदी में बोला जाता है द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री, और मोनोकॉट को बोला जाता है एक बीजपत्री। तो जो मोनोकॉट होते हैं वो एक कॉटलीडन को बियर करते हैं, दैट मीन एक बीज को बियर करते हैं। उनमें अगर आप बीज से ब्रेक करोगे, जैसे कि मक्का है, मक्के को अगर आप ले लो तो वो कुछ इस तरह से उसका शेप होता है। अगर आप उसको लाख तोड़ना चाहो तो ये बीज से टूट तो जाएगा, लेकिन 2 भाग में डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर हम वही बात चने की करें, अगर हम इसको 2 भाग में तोड़ेंगे तो ये दोनों भाग, जो ये दोनों भाग होंगे, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ये दोनों जो भाग अलग अलग हो रहे हैं, ये दोनों 2 कॉटलीडन हैं। ये एक कॉटलीडन है और ये दूसरा कॉटलीडन है। तो ये दोनों में देखा जाए तो डाइकॉट में जितने भी प्लांट आ रहे हैं या जितने भी सीड आ रहे हैं, उनको आप अगर बीज से ब्रेक कर रहे हो, बीज से तोड़ रहे हो, तो वो 2 भाग में बढ़ जा रहे हैं, यानी कि 2 कॉटलीडन्स में बढ़ जा रहे हैं। इसलिए डाइकॉट हैविंग 2 कॉटलीडन्स। और यही बात अगर मोनोकॉट में करें, जैसे मक्का है, गेहूं है, तो इसमें अगर हम बीज के 2 भागों में अगर हम बांटते हैं तो ये बीज के 2 भागों में ये नहीं बटेगा। तो ये है 1 कॉटलीडन इसमें पाया जाएगा, एक ही कॉटलीडन पाया जाएगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, मोनोकॉट कहेंगे। तो ये हो गई बात कॉटलीडन। फिर हम डाइकॉट और मोनोकॉट को स्टेम और रूट से कैसे पहचानेंगे, तो आइए देखते हैं स्टेम और रूट से कैसे पहचानेंगे। रूट जो होगी इसमें वो कैसी होगी, वो टैप रूट होगी, यानी कि जो इसमें रूट होगी वो हिंदी में उसको बोला जाता है मूसला जड़। और इसमें कैसी होगी, फाइब्रस, यानी कि झकड़ा या आपस्थानिक जिसको बोला जाता है। ठीक, रेशेदार जिसको बोला जा सकता है। झगड़ा ना लिख के आप यहां पर इसको आप रेशेदार भी समझ सकते हैं। यानी कि इसमें जो रूट्स निकली होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी, जैसे कि ये आपका प्लांट है, ये एक रूट है, इससे ये प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी, फोर्थ, ऐसे करके इसमें रूट्स निकली होंगी। लेकिन जो डाइकॉट होंगे उसमें क्या होगी, इसमें प्राइमरी होगी, प्राइमरी से टर्सरी होगी, बस इस तरह से रूट्स निकली हुई होंगी। फिर स्टेम की अगर हम बात करें तो स्टेम कैसी होगी, इसमें ब्रांच होगी, यानी कि जितनी भी जो भी स्टेम है, यानी कि जो तना पाया जा रहा है वो कैसा है, ब्रांच होगा, कई सारी ब्रांचेस में निकली होंगी। लेकिन इसकी जो स्टेम्स होगी वो अनब्रांच होगी, यानी कि इसमें ब्रांचेस ज्यादा नहीं पाई जाएंगी या अनब्रांच होगा। ठीक, फिर वेस्कुलर बंडल, यानी कि संवहन उत्तक की बात करते हैं, तो वेस्कुलर बंडल उन्हीं में पाया जाएगा जिनमें स्टेम और रूट पाई जाएगी। तो वेस्कुलर बंडल जो पाया जा रहा है वो अरेंज्ड इन अ सर्किल, यानी कि ये इस तरह से होगा। जब हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट टिश्यू तो हम लोगों ने कैम्बियम और जाइलम फ्लोएम की बात की थी। तो वो जो होते हैं कैम्बियम और जाइलम फ्लोएम, यही मिलकर वेस्कुलर बंडल बनाते हैं। यानी कि ये आपका एक अकेला वेस्कुलर बंडल, जिसमें ये हाइलाइटेड पोर्शन जो है वो है जाइलम का, और नॉन हाइलाइटेड पोर्शन जो डॉट डॉट पोर्शन जो है वो है फ्लोएम। और ये जो एक लाइनिंग दिख रही है ये है हमारी कैम्बियम, और ये एक रिंग की तरह फॉर्म कर रही है, तो इसीलिए हम उसको कैम्बियम रिंग भी बोल देते हैं। तो ये तीनों जब मिलेंगे, फ्लोएम, कैम्बियम और जाइलम, तब क्या बनाएंगे, वेस्कुलर बंडल बनाएंगे। वेस्कुलर बंडल, और ये कैसे अरेंज होंगे, ये सर्किल में अरेंज होंगे, यानी कि इस तरह से अरेंज होंगे। लेकिन अगर हम वही बात मोनोकॉट की करें तो मोनोकॉट में अगर हम वेस्कुलर बंडल की बात करते हैं तो वो क्या होंगे, वो स्कैटर्ड होंगे, यानी कि उनका कोई शेप नहीं होगा। वो कोई भी शेप में हो सकते हैं, एक्स शेप में भी हो सकते हैं, वाई शेप में भी हो सकते हैं, कोई भी शेप में हो सकते हैं। स्कैटर्ड मतलब होता है बिखरे हुए होंगे। और वही अगर हम बात सर्किल की करें, सर्किल में अरेंज होंगे तो वो एक लीनियर पोजीशन में या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लीनियर पोजीशन में वो अरेंज होंगे। फिर लीव्स की बात करते हैं, पत्तियों की। तो लीव्स हैविंग रेटिकुलेट वर्नेशन एंड मोनोकॉट हैविंग लीव्स पैरेलल वर्नेशन। तो व्हाट इज द मीन ऑफ रेटिकुलेट एंड पैरेलल? तो रेटिकुलेट और पैरेलल में हम अगर देखने जा रहे हैं
तो रेटिकुलेट वर्नेशन का मतलब है ये आपकी है लीफ, और इस लीफ में इस तरह का वर्नेशन पाया जाए। ये नॉर्मल लीफ जो आपकी बनती है वो इसमें किस तरह की कई सारी इसमें जालियां दिख रही हैं। इसकी हिंदी होती है जालिका विद, और वर्नेशन की हिंदी होती है शिरा विन्यास। शिरा मतलब होता है वर्नेशन, वेन्स यानी कि ये है वेन्स, और इसका जो विन्यास है यानी कि इसका जो फैलाव है वो कैसा होगा, रेटिकुलेट होगा। जालिका तो यानी कि ऐसी फैल जाएंगी जैसे कि ये जाली नुमा संरचना बना लेंगी, नेट लाइक सिस्टम बना लेंगी। और इस तरह का रेटिकुलेट, इस तरह का वर्नेशन क्या बोला जाएगा, रेटिकुलेट वर्नेशन बोला जाएगा। और ये वर्नेशन किसमें पाया जाएगा, ये वर्नेशन पाया जाएगा डाइकॉट यानी कि द्विबीजपत्री में। और वहीं अगर हम बात कर ले पैरेलल वर्नेशन की, तो पैरेलल वर्नेशन में क्या होता है, ये है आपकी लीव्स, और इसमें अगर इस तरह का वर्नेशन पाया जा रहा है, कोई भी और विन्यास नहीं पाया जा रहा है, कोई और वर्नेशन नहीं पाया जा रहा, पैरेलल पाया जा रहा है, तो इस तरह का जो वर्नेशन होगा वो पैरेलल वर्नेशन होगा। और पैरेलल वर्नेशन किसमें पाया जाएगा, वो पाया जाएगा मोनोकॉट लीफ में। तो इस तरह से हम लीफ से उनको पहचान सकते हैं कि पैरेलल और रेटिकुलेट वर्नेशन अगर पाया जाएगा तो लीफ हमारी मोनोकॉट और डाइकॉट होगी। फिर लास्ट है फ्लावर ऑफ टेट्रा और पेंटामेरस। तो फ्लावर की अब बात आ गई, तो फ्लावर कैसा होगा चलिए देख लेते हैं। टेट्रा मतलब होता है 4, और पेंटा मतलब होता है 5। ठीक, तो फ्लावर जो होगा वो टेट्रामेरस होगा, वो कुछ इस तरह से होगा, या ये टेट्रा 4 है, और पेंटा में अगर देखा जाए तो पेंटामेरस होगा इस तरह से। ठीक, तो ये पेंटा, इस तरह का अगर सिचुएशन पाई जा रही है फ्लावर में टेट्रा और पेंटा की, तो वो डाइकॉट है। और अगर फ्लावर ट्राइमेरस है, दैट मीन हैविंग 3 पेटल्स ओनली। जब उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन, तो मैंने पेटल्स लेबलिंग की थी, यानी कि 3 पेटल्स अगर हैं ओनली, तो ये 3 पेटल्स 1 2 3 पेटल्स हैं, तो फ्लावर कैसा है हमारा, ट्राइमेरस है। और ये कंडीशन देखी जाएगी किसमें, मोनोकॉट के फ्लावर में, यानी कि जो भी मोनोकॉट प्लांट होगा उसका फ्लावर जो होगा वो ट्राइमेरस होगा, यानी कि 3 पेटल्स हैविंग होगा। डाइकॉट का जो फ्लावर होगा वो टेट्रा और पेंटा होगा, दैट मीन टेट्रा अगर है तो 4 पेटल्स, और पेंटा है अगर तो 5 पेटल्स। तो इस तरह से हम लोगों ने डाइकॉट और मोनोकॉट में डिफरेंस पढ़ा। अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर यानी कि नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल न्यू है, और उसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। तो चलिए देखते हैं क्या होता है किंगडम एनिमेलिया। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, और वो है एनिमल किंगडम। तो क्या होता है जंतु जगत, आइए देखते हैं। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि जंतु जगत में जंतुओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो वो जंतु किस तरह के हैं, यूनिसेलुलर हैं, मल्टीसेलुलर हैं, फ्लैजिला बियरिंग हैं या नहीं हैं, या वो कैसे हैं, मतलब पानी में पाए जा रहे हैं या लैंड पर पाए जा रहे हैं। तो इस तरह से हम उन लोगों के वास स्थान, उन लोगों के रहन सहन, उन लोगों के भोजन, उन लोगों की शारीरिक संरचना यानी कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हम उन्हें डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, उनको अलग अलग कर देते हैं। तो एनिमल किंगडम कैसे डिवाइड है, कितने फाइलम में डिवाइड है, कितने सब किंगडम में डिवाइड है, तो चलिए देखते हैं। तो एनिमल किंगडम जो है हमारा वो मेनली 2 सब किंगडम में डिवाइड है। वो 2 सब किंगडम मेनली कौन से हैं, पहला सब किंगडम है हमारा प्रोटोजोआ, और दूसरा सब किंगडम हमारा मेटाजोआ। प्रोटोजोआ में आते हैं सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं वो सारे आएंगे किसमें, प्रोटोजोआ सब किंगडम में आएंगे। और जितने भी मल्टी सेलुलर दैट मीन बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म है वो आएंगे मेटाजोआ में। फिर बात करते हैं प्रोटोजोआ सब किंगडम की, तो बात हो गई, लेकिन प्रोटोजोआ में फाइलम कौन कौन से आते हैं। तो प्रोटोजोआ में जो फाइलम आते हैं वो अकेला एक फाइलम है और जिसका नाम है प्रोटोजोआ, जिसमें हम लोग अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, प्लाज्मोडियम, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर सब किंगडम मेटाजोआ विच हैविंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें दो तरह के क्लासेस आते हैं, जिसमें एक होता है पैराजोआ और दूसरा होता है यूमेटोजोआ। तो जो पैराजोआ है उसमें ओनली 1 फाइलम आता है जिसका नाम होता है पोरीफेरा, और यूमेटाजोआ में 8 टाइप के फाइलम आते हैं, जिसमें हम जो 8 टाइप के फाइलम है और वो अब इस तरह से हैं।
तो पैराजोआ यानी कि सब किंगडम मेटाजोआ जो कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें हम लोगों ने 2 क्लासेस पढ़े हैं, एक पैराजोआ और एक यूमेटाजोआ। तो पैराजोआ में सिर्फ एक फाइलम आता है जिसका नाम है पॉलीफेरा। यूमेटाजोआ में 8 फाइलम आते हैं जिसमें से 2 यहाँ हैं और बाकी सारे यहाँ हैं। तो यूमेटाजोआ में जो पहला फाइलम है उसका नाम है सिलेंट्रेटा, दूसरा फाइलम है उसका नाम है प्लैटीहेल्मिन्थीज, तीसरा फाइलम जो है उसका नाम है एस्केलहेल्मिन्थीज और चौथा फाइलम जो है उसका नाम है एनिलिडा। 5th नंबर का जो फाइलम है उसका नाम है आर्थ्रोपोडा। 6 फाइलम है, मतलब नंबर 6 नंबर का फाइलम है जो वो है मोलस्का। 7 नंबर का है इकाइनोडर्मिटा और 8 नंबर का है कॉर्डेटा। तो इस तरह से यूमेटाजोआ में 8 फाइलम है, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थीज, एस्केलहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा और कॉर्डेटा। And Parazoa having only one phylum which name is Porifera, and Metazoa having 2 subclasses या 2 classes Parazoa and Eumetazoa. And Protozoa subkingdom is divided into 1 phylum and which is also Protozoa. तो अब हम लोग प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है फाइलम प्रोटोजोआ और उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे फर्टिलाइजेशन करते हैं और कैसे अपना भोजन बनाते हैं या भोजन प्राप्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो प्रोटोजोआ में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है प्रोटोजोआ, यानी कि फाइलम प्रोटोजोआ क्या होता है। फाइलम प्रोटोजोआ को सबसे पहले गोल्डफस्ट नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1897 में इसको डिस्कवर किया था। यानी कि गोल्डफस्ट इज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड प्रोटोजोआ इन ईयर 1897। यानी कि 1897 में गोल्डफस्ट नामक एक साइंटिस्ट ने प्रोटोजोआ को डिस्कवर किया था और उसको उन्होंने क्या कहा था, प्रिमिटिव प्लस जोन, प्रिमिटिव प्लस जोन, दैट मीन प्रिमिटिव जोन बोला था। जोन मतलब होता है एनिमल्स और प्रिमिटिव मतलब होता है पुराने। तो प्रिमिटिव जोन थे यानी कि पुराने जीव थे ये। और एक बात बता दें आप लोगों को कि ये सबसे सरल और फर्स्ट एनिमल माने जाते हैं। यानी कि दिस इज अ सिंपल एंड फर्स्ट एनिमल। सिंपल एंड फर्स्ट एनिमल होते हैं प्रोटोजोआ एंड मेड अप। प्रोटोजोआ को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो बना है प्रिमिटिव प्लस जोन से। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना और जोन का मतलब होता है जंतु या एनिमल से। और इसको डिस्कवर किया गोल्डफस्ट ने 1897 में। फिर अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। ये यूनिसेलर होते हैं यानी कि एक कोशिकीय होंगे, साइज अप्रॉक्स 0.00123 mm, यानी कि इनकी जो साइज होगी वो 0.001 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर तक की होगी। माइक्रोस्कोपिक होंगे, दैट मीन इनको किससे देखा जाएगा, माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से। फिर पावर ऑफ रीजनरेशन इनके अंदर देखा जाता है। जैसे पूंछ कट जाती है छिपकली की तो वो पुनः अपने पूंछ को विकसित कर लेती है। तो वैसे ही प्रोटोजोआ के जो ऑर्गेनिज्म यानी कि प्रोटोजोआ के जो एनिमल्स हैं उनमें भी पावर ऑफ रीजनरेशन होती है। दैट मीन अगर वो उनका कोई भी अंग कट जा रहा है तो उनमें ये पावर, उनमें ये शक्ति है कि वो उसको दोबारा से रीजनरेट कर सके। तो इसी को एक बोला जाता है पावर ऑफ रीजनरेशन। फिर है साइटोप्लाज्म एंड 1 और 2 न्यूक्लियस। क्या पाया जाएगा इनके स्ट्रक्चर में, साइटोप्लाज्म पाया जाएगा और 1 या 2, 1 पाया जाएगा या 2 न्यूक्लियस पाया जाएगा। सीलिया एंड फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, सीलिया पाया जाएगा या फ्लैजिला पाया जाएगा लोकोमोशन के लिए। सीलिया जानते हैं छोटे हेयर्स होते हैं और फ्लैजिला लॉन्ग हेयर्स होते हैं। तो लोकोमोशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सीलिया या फ्लैजिला पाया जाएगा। फ्री लिविंग लाइक वाटर, मड, सम आर पैरासाइट एंड सम आर सैप्रोफाइट। फ्री लिविंग होंगे यानी कि स्वतंत्र जीवी होंगे, यानी कि पूरी खुली एरिया में पाए जाएंगे, जैसे कि वाटर हो गया, मड हो गया यानी कि कीचड़ हो गया, इन सब जगहों पर पाए जाएंगे। सम आर पैरासाइट, कुछ पैरासाइट होंगे यानी कि दूसरों पर डिपेंड होंगे, परजीवी होंगे। एंड सम सैप्रोफाइट, कुछ मृतोपजीवी होंगे यानी कि मृत यानी कि सड़ी गली चीजों के ऊपर ग्रो करेंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा, दैट मीन जो पोषण होगा वो होलोजोइक होगा। और होलो मतलब होता है जंतु सम, यानी कि जो पोषण मिल रहा है वो जंतुओं से मिलेगा। इनको पादपों से कोई पोषण नहीं मिलेगा, पौधों से कोई पोषण नहीं मिलेगा, जो पोषण मिलेगा वो जंतुओं से मिलेगा, अपने से छोटे जंतुओं को खाकर मिलेगा। फिर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर एक्सक्रीशन। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की हिंदी होती है संकुचनशील या संकुचनशील रिक्तिका। संकुचनशील रिक्तिका। जब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में
वैक्यूल पढ़ा था तब हम लोगों ने पढ़ा था कि वैक्यूल्स जो होते हैं वो फूड स्टोरेज के लिए और ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि एक्सक्रीशन के लिए होते हैं। तो इनमें जो वैक्यूल पाई जाती है, इनमें जो रिक्तिका पाई जाती है वो होती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी कि संकुचनशील रिक्तिका, और ये किसके लिए होती है? फॉर एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन के लिए होती है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है जो ये डाइजेस्ट नहीं कर पाए हैं उनको एक्सक्रीट करने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल चाहिए होती है। फिर फर्टिलाइजेशन यानी कि रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, प्रजनन की अगर हम बात करें, तो वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल यानी कि लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार का होगा। यानी कि मेल और फीमेल की फर्टिलाइजेशन से जायगोट भी बन सकता है, और अकेला एक जो मेल होगा या अकेला एक जो जंतु होगा, एनिमल होगा, वो अपने किसी भी अंग के द्वारा उसको रिप्रोडक्टिव कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? अमीबा है, यूग्लिना है और पैरामीशियम है। क्लेमाइडोमोनास भी है, प्लाज्मोडियम भी है, एंड अमीबा भी है। तो इस तरह से इतने सारे चीजों के बारे में हम लोगों ने प्रोटोजोआ में पढ़ा। फिर से एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। प्रोटोजोआ इज द फर्स्ट सिंपल एंड फर्स्ट एनिमल फाइलम which having primitive zone, that means सबसे पुराने जीव इसमें देखे गए हैं, and it is discovered by Goldfuss in 1897. Unicellular size approx 0.001 to 3 mm. Microscopic power of regeneration. Cytoplasm and 1 or 2 nucleus, cilia and flagella for locomotion. Free living like water, mud, some and parasite and some are saprophytes. Holozoic nutrition, contractile vacuole for excretion. Sexual and asexual रिप्रोडक्शन। दैट मीन एक कोशिकीय होंगे, साइज इनकी जो कि 0.001 से 3 mm होगी। माइक्रोस्कोप के ही द्वारा देखे जा सकेंगे। पावर ऑफ रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन जिसकी हिंदी होती है, यानी कि अपनी कोई भी अंग कट जाए तो उसको दोबारा इन लोग रीजनरेट कर सकते हैं। साइटोप्लाज्म में 1 और 2 न्यूक्लियस पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म पाया जाएगा और उसमें 1 या 2 न्यूक्लियस पाया जाएगा। सीलिया और फ्लैजेला पाए जाएंगे प्रचलन के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जिसको हिंदी में लोकोमोशन कहेंगे। फ्री लिविंग होंगे यानी कि स्वतंत्र जीवी होंगे, पानी में भी पाए जाएंगे और कीचड़ में भी पाए जाएंगे। कुछ पैरासाइट होंगे, दैट मीन कुछ परजीवी होंगे, दूसरों पर आधारित होंगे। एंड सम सेप्रोफाइट और कुछ मिथोजीवी होंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाएगा, जैसे कि देखा जाए जो न्यूट्रिशन मिलेगा वो किससे मिलेगा? वो मिलेगा इनको जंतुओं से। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर एक्सक्रीशन यानी कि संकुचनशील रिक्तिका पाई जाएगी जिससे वेस्ट मटेरियल जो है वो एक्सक्रीट हो सके। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, यानी कि जो प्रजनन होगा वो लैंगिक भी हो सकता है और अलैंगिक भी हो सकता है। अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है और एंट अमीबा है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रोटोजोआ देख लिया। अब हम अपने नेक्स्ट टर्न पर सेकेंड सब फाइलम यानी कि मेटाजोआ को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आज का वीडियो। थैंक यू।